नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा रूप शब्द और पद को विश्लेषित करेंगे, पढ़ेंगे। तो परिचय की ओर चलते हैं। भाषा की संरचना के कई आयाम हैं, जैसे रूप, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि। इनमें से रूप, शब्द और पद का हम भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रूप विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वस्तुतः रूपों से ही शब्दों का निर्माण होता है जब उन्हें वाक्य में पद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार ध्वनि विज्ञान भाषा का प्रारंभिक स्तर है, जिसमें अर्थ का स्पष्ट स्वरूप उभर कर सामने नहीं आ पाता है। वास्तव में रूप से ही अर्थयुक्त भाषा का शुभारंभ होता है। रूपों से ही मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द, संयुक्त शब्द, समस्त शब्द आदि का निर्माण होता है। इस प्रकार रूप विज्ञान भाषा में शब्द रचना का परिचय देने वाला प्राथमिक स्तर है। अतः स्पष्ट है कि शब्द वाक्य में जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं वे पद की समस्त व्याकरणिक इकाइयों की विशेषताओं को प्रकट करने की क्षमता रखता है। जैसे मैंने फुटबॉल खेला, आप हो आते, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन यदि इससे इस प्रकार लिखा जाए, मैंने फुटबॉल खेला और आप भी खेलने आते, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। रूप की संकल्पना देखते हैं। रूप भाषा के लघुतम सार्थक ध्वनि समूह की व्यवस्था है। वह शब्दों का ऐसा खंडित रूप है जिससे अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात शब्द का वाक्य में प्रयुक्त स्वरूप ही रूप कहलाता है। संस्कृत में शब्द के मूल रूप को प्रकृति या प्रतिपादिक कहा जाता है। संबंध को प्रकट करने के लिए जोड़े गए तत्व को प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से जो बनता है उसे पद या रूप कहते हैं। पाणिनि ने पद की परिभाषा देते हुए कहा है, सुप्ति दंत पद्म सुवंत तिंडंत च पद संज्ञा स्यात्, अर्थात शब्द पर सुवंत तथा तिंडंत के प्रयोग से पद अथवा रूप की रचना होती है। यथा राम ने रावण को मारा वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण ये पद अथवा रूप है। स्वतंत्र रूप से सार्थक ध्वनि संरचना शब्द कहलाती है। शब्द के रूप होते हैं। शब्द का निर्धारण करने के लिए संस्कृत में शब्द के रूप चलते हैं। इसीलिए भाषा शास्त्रियों ने रूप और पद को पर्यायवाची माना है। रूप के प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द को शब्द अथवा पद की संज्ञा दी जाती है। प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द का जो रूप बनता है उसे रूप कहते हैं। प्रत्ययुक्त प्रतिपादिक प्रकृति या शब्द ही रूप होते हैं। रचना के आधार पर पद दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप तथा बुद्ध रूप। प्राय सभी प्रत्यय बुद्ध रूप होते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र शब्द के सामने प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं बद्ध रूप कहलाते हैं। जैसे आहार, विहार, प्रहार आदि में हार तथा बोलने में नी, कूटनी में ती, शत्रुता में ता इत्यादि। मुक्त अथवा स्वतंत्र रूप स्वतंत्र शब्द के समान प्रयोग हो सकते हैं, जैसे वीरता में वीर, चौड़ाई में चौड़ा आदि। अतः रूप का स्वतंत्र तथा बद्ध रूप प्रत्यय एवं मूल पर आधारित है। जब किसी शब्द के निर्माण में प्रत्यय जोड़कर उसका वाक्यगत प्रयोग करते हैं तो उसके मूलांश को जो हिस्सार्थक हो स्वतंत्र रूप तथा प्रत्यय को बद्ध देंगे। प्रकार के आधार पर रूप के दो भेद होते हैं। एक, दो मुक्त रूपों में बनने वाले समस्त पद अथवा समस्त शब्द। दूसरा, बद्ध रूपों में निर्मित शब्द। बद्ध रूप को वास्तव में प्रत्यय ही कहा जाता है,
जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। प्रत्यय को स्थान की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व प्रत्यय, पर प्रत्यय और अंत प्रत्यय तथा मध्य प्रत्यय। मूलांश अथवा प्रतिपदिक के आरंभ में जुड़ने वाले प्रत्ययों को पूर्व प्रत्यय कहा जाता है, जैसे नी प्लस दर्शन, आ प्लस मुख, पारी प्लस जन इत्यादि। इसे उपसर्ग भी कहा जाता है। मूलांश तथा प्रातिपदिक के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को पर प्रत्यय अथवा अंत्य प्रत्यय कहते हैं, जैसे आत्मा, सात, क्रम प्लस सह, मनुष्य प्लस त्व इत्यादि। मध्य प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। अंग्रेजी में मध्य प्रत्यय को इन्फिक्स कहते हैं। रूप साधक और शब्द साधक रूप। रूप साधक रूप बद्ध रूप का प्रकार है जो रूप साधक प्रत्यय का पर्याय है। रूप साधक प्रत्यय में तात्पर्य है प्रत्यय द्वारा ऐसे रूप का निर्माण जिसके प्रयोग वाक्य के व्याकरणिक नियमों का घोतन करे, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की संरचना रूप साधक प्रत्यय के द्वारा ही होता है। जैसे भूख, भूखा, दूध, दुधारू, गेरु, गेरुआ, अग्नि, आग्नेय, उपदेश, उपदेशक इत्यादि। विद्वान ने रूप साधक प्रत्ययों की 7 व्याकरणिक कोटियाँ निर्धारित की है: लिंग, वचन, पुरुष, कारक, पक्ष, काल, वृत्ति, संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया को इन कोटियों में वाक्य के अनुरूप प्रस्तुत करने की क्षमता रूप साधक प्रत्यय में है। शब्द साधक रूप। नए शब्द निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रत्ययों को शब्द साधक प्रत्यय कहते हैं। इसे व्युत्पादक प्रत्यय भी कहा जाता है। इस प्रकार से निर्मित शब्द साधारण शब्द की भांति है, शब्द को उसके लिए उपयुक्त होता है। व्युत्पत्ति के संदर्भ में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का बराबर योगदान रहता है, जैसे अनुक्रम, अपमान, अपहरण, सुपात्र आदि उपसर्ग निर्मित है तथा प्रत्यय निर्मित लुटेरा, घटिया, बढ़िया, गंवारू आदि। चूँकि भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसीलिए व्युत्पादक प्रत्ययों की संख्या असीमित है। प्रत्यय शब्द के बाद 2 अक्षर या अक्षर समूह लगाए जाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय के 2 प्रकार हैं: कृत एवं तद्धित प्रत्यय अविकारित शब्दांश होते हैं, जिनकी संख्या अनेक है। फिर भी प्रत्यय प्रयोग से कुछ नियम हैं, जैसे कृदंत क्रिया तथा धातु प्रदान करते हैं, इससे संज्ञा और विशेषण बनता है। हिंदी के कृत प्रत्ययों से भाववाचक, कारणवाचक, कृतवाचक, संज्ञा और विशेषण बनते हैं, जैसे लड़ से लड़ाई, चाट से चटनी, चिल से चिल्लाहट आदि। रूपिम की संकल्पना। भाषा में स्वमिन से बड़ी इकाई रूपिम है। पदों अथवा रूपों और उसकी व्यवस्थाओं का अध्ययन रूपिम के अंतर्गत किया जाता है। ब्लूमफील्ड के अनुसार रूपग्राम वह भाषिक रूप है जिसकी सादृश्यता कोई दूसरी भाषिक इकाई न तो ध्वनि के स्तर पर कर सकती है, न अर्थ के स्तर पर। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को रूपग्राम अथवा रूपिम कहते हैं। ब्लॉक तथा टैगर के अनुसार रूपग्राम एक ऐसा भाषिक रूप है जिसका अर्थमूलक खंडन संभव नहीं होता। स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत जिस प्रकार स्वनिम संबंधी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैसे ही रूप विज्ञान के अंतर्गत किसी भाषा के रूप का अध्ययन विश्लेषण करके उनके अर्थ एवं वितरण आदि के आधार पर रूपग्राम एवं अपरूप तथा संरूप का निर्धारण किया जाता है। किसी एक रूपिम के एक से अधिक प्रयुक्त रूप हो सकते हैं, उसे संरूप या उपरूप कहते हैं। रूपिम रचना तत्व के आधार पर जब एक ही प्रकार की रचना करने में प्रयुक्त हो तो उसके विभिन्न रूप उस रूपिम के संरूप कहलाते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक समानार्थी रूपिम। यदि परिपूरक वितरण में हो, अर्थात वितरण या प्रयोग की दृष्टि से भी सभी का स्थान अलग अलग बटा हो, अर्थात उसके बीच विरोध नहीं हो, वे एक ही रूपिम के संरूप कहलाते हैं।
इसी प्रकार स्वरूप का निर्धारण ध्वन्यात्मक, रूपात्मक या दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। कुछ अपवाद भी है, जैसे गण, जन, लोग जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के लिए रूपिम ज तथा इसके छ स्वरूप है, जबकि हिंदी में रूपिम ओ के साथ स्वरूप है। रूपिमों का निर्धारण स्वरूपों के प्रयोग का तर्कसम्मत स्पष्टीकरण करने वाला रूपिम द्वारा करेंगे अतः स्वरूपों में जो सर्वाधिक उचित एवं वैज्ञानिक रूप हो वही रूपिम हो सकता है। संस्कृत व्याकरणों ने रूप स्वामिनिक प्रक्रिया को संधि के आधार पर विश्लेषित किया। शब्द भाषा की वह लघुतम सार्थक इकाई है निरंतर रूप से अर्थ का घोतन करती है। प्राचीन भारतीय चिंतन धारा में शब्द की सर्वांगीण परिभाषा मिलती है। पतंजलि ने कहा है, शब्द कान से पर्याप्त, बुद्धि से प्रयोग से प्रस्फुरित आकाश व्यापी ध्वनि है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है, शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। अतः शब्द भाषा व्यवस्था की वह न्यूनतम इकाई है जो विचार या आशय तत्व की वाहिका है और इस रूप में शब्दकोश में उसका संकलन किया जाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर विशिष्ट प्रकार, कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया आदि को निष्पादित करता है। शब्द का प्रयोग भाषा का भौतिक पक्ष है। उदाहरण के रूप में लड़की, घोड़ा, खाना, पढ़ना, वह इत्यादि आदि मूलतः ध्वन्यात्मक तथा वर्णात्मक होते हैं, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। शब्दों को दो रूप में देखा जा सकता है, एक संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि रूप में जो स्पष्ट तथा निश्चित अर्थ व्यक्त करता हो और दूसरा संरचनात्मक आधार पर जहाँ कोशीय शब्द विश्व की भाषाओं में एक अर्थबोध इकाई का काम करता है जो किसी वस्तु के अर्थ का बोध कराता है, जबकि प्रकार्यात्मक रूप में शब्द के रूप प्रत्येक भाषा की निजी विशेषता बनी जाती है। शब्द और अर्थ का संबंध। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध है। शब्द अमूर्त अर्थ का मूर्त रूप है। मानसिक संकल्पना के रूप में किसी भी प्रकार के संबोधन की रूपरेखा तैयार होती है जिसका कोडबद्ध रूप शब्द होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मानसिक संकल्पना को समझाने के लिए प्रयोक्ता अपने मानस पटल पर निर्मित बिंब को एक भाषिक रूप देता है। शब्द अर्थ का संबंध यादृच्छिक है। भाषा के शब्द प्रतीक है तो अर्थ का घोर है। इनके बीच क्यों, कैसे संबंधी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। अर्थात घोड़ा कहने से एक 4 पैर वाला धावक जानवर का बोध होता है। यह क्यों होता है? इसका कोई कारण नहीं, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कारण कार्य संबंध से परे है। पतंजलि ने कहा है, शब्द का प्रयोग सर्वदा अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए होता है। वाक्य पदीय में कहा गया है, में कोश प्रमुख है। कोश ज्ञात शब्दों के अर्थ के आधार पर अज्ञात शब्दों का अर्थबोध कराता है। व्याकरण में से भी अर्थबोध होते हैं। इसमें प्रत्यय संबंधी रूपिम का स्वतंत्र रूप से तो नहीं, किंतु शब्द के अर्थ में विशेषता आदि लाने में तथा इस प्रकार अर्थ प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अर्थबोध के 8 साधन माने गए हैं: व्यवहार, कोश, व्याकरण, प्रकरण, व्याख्या, उपमान, आप्तवाक्य, ज्ञात का सानिध्य। इसके अतिरिक्त बालाघात, सुरलहर, अनुवाद भी अर्थबोध के साधन है। किसी शब्द का अर्थ निश्चित करना कठिन कार्य है, अतः शब्द का अर्थ जब तक वह प्रयोग में न हो पूरी तरह से उत्पन्न नहीं होता। अर्थात शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है
तो वे पद के रूप में अपने विविध प्रकार के संभावित अर्थ में मुक्त एक खास अर्थात प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में शब्द के पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, युग्म, समस्त पद आदि अर्थबोध है विशिष्टता लाते हैं। विलोम। विलोम का अर्थ है विपरीत। किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ प्रदान करने शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात भाषा में एक दूसरे के विरोध अर्थ वाले शब्द आपस में विलोम, विपरीत या विपर्याय कहलाते हैं। जैसे अमृत का विष, आपका आय का व्यय, जन्म का मरण आदि। यह ध्यान देने की बात है कि ज्ञान शब्द का विपरार्थक संज्ञा हो तथा विशेषण का विशेषण। हिंदी में संरचना की दृष्टि से विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला, जो संरचना की दृष्टि से आपस में संबद्ध न हो, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, गिल्ला, कृष्ण, शुक्ल, एड़ी, चोटी इत्यादि। जो संरचना को दृष्टि से आपस में संबद्ध हो, जैसे विपरीत अर्थ देने वाला उपसर्ग जोड़कर बने शब्द उपयुक्त, अनुपयुक्त, उन्नति, अवनति, आशा, निराशा, उत्साह, अनुत्साह, चाह, अनचाह इत्यादि। इसके साथ ही एक में प्रत्यय तथा दूसरे में उपसर्ग जोड़कर बने विलोम शब्द धनी, निर्धन, अपराधी, अपराध आदि। दोनों में प्रत्यय जोड़कर बनाए गए विलोम शब्द जैसे धनवान, धनहीन, गतिशील, गतिहीन आदि। प्रकार की दृष्टि से हिंदी विलोम शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। विलोम शब्द में अर्थ के साथ साथ शब्द की समसूत्र या उसकी प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ता है। किसी शब्द का विलोम जैसे काला गोरा है तो यहाँ गोरा की जगह श्वेत रखना उचित नहीं होगा। समरूपी शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हरे हेर फेर के सिवा प्राय समान है, किंतु अर्थ भी भिन्नता है। इन शब्दों में कई तो बिल्कुल समान रूप वाले होते हैं, किंतु उनका अर्थ वाक्य प्रयोग के आधार पर लक्षित किया जाता है। हिंदी के यमक अलंकारों की यही स्थिति है। उदाहरण स्वरूप अरि यानी शत्रु, अर्य यानी संबोधन, और अली यानी बोहरा, अली यानी सखी, आदि यानी आरंभ, आदि यानी अभ्यस्त। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य समरूपी शब्द जो बिल्कुल ही समान है किंतु अर्थ अलग अलग है। जैसे अर्थ धन है, अर्थ मतलब, उत्तर दिशा है, उत्तर जवाब इत्यादि। अनेकार्थी शब्द। भाषा में बहुत से शब्द अनेकार्थी होते हैं। ये विभिन्न प्रसंगों के अनुसार अर्थ उत्पन्न करते हैं। जब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो ये अपनी वैविध्य अर्थवत्ता खोकर किसी विशिष्ट अर्थ का गोतन करते हैं। इसके अंतर्गत मुहावरे, लोकयुक्ति, यमक अलंकार आदि आते हैं। कुछ शब्द के उदाहरण प्रस्तुत है। महावीर, हनुमान एवं जैन तीर्थकार, पृष्ठ, पीठ एवं पन्ना, कर, हाथ, सूंड, टैक्स आदि। खग, पक्षी, तारा, वाण, गो, गाय, आँख, वज्र, पृथ्वी और बैल, सूर्य इत्यादि। शब्द निर्माण की आवश्यकता और प्रक्रिया। शब्द का निर्माण समाज में भाषा के आरंभ के साथ ही होता रहता है। शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। एक पूरे वाक्य में भी संप्रेषण व्यवहार हो सकता है तो एक शब्द भी संप्रेषण के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार शब्द का निर्माण भाषा की उत्पत्ति से जुड़ा है। भाषा में समाज सदियों से नए नए शब्दों को तोड़ता चला आया है, कभी अर्थ परिवर्तन के रूप में तो कभी के विकास के रूप में। किंतु नए शब्द की संकल्पना सबसे अधिक अन्य भाषा के संपर्क में आने से तथा वैज्ञानिक विकास में प्रभावित है। यथा अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों के अनुवाद हेतु हिंदी में नवीन परिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना पड़ता है। इसके अलावा सैटेलाइट, एरोप्लेन, नैनोकार आदि नामों का हिंदी में नए शब्द के रूप में आगमन हुआ। अतः समाज अपनी आवश्यकता अनुसार शब्द निर्माण करता रहता है। पर्यायवाची शब्द तो प्रतिशब्द भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के अनेक रूप होते हैं जिनमें पर्यायवाची रूप शब्दों के अर्थ की समानता को प्रदर्शित करता है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगा पर्याय शब्द की संख्या उतनी ही अधिक होगी। पर्याय शब्द निर्माण में कुछ यही कहा जा सकता है कि एक शब्द का प्रयोग समान अर्थ होते हुए भी सर्वत्र उपयुक्त नहीं होता। अतः पर्यायवाची शब्द प्रयोक्ता को उत्तम भाषिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है।
कुछ पर्यायवाची शब्द द्रष्टव्य है। अमृत पीयूष, सुधा, अमीय, जीवन नोदक, जल नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, जीवन, बारी, पय, फूल, पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम आदि। वाक्य के रूप में 2 उदाहरण द्रष्टव्य है। मोहन नीर में डूब गया। यहाँ नीर की जगह पानी में उचित शब्द है। शब्द के प्रकार ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण व्यवस्था को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। हिंदी भाषा एक विकास क्रम की परिणति है। 1500 ईसा पूर्व से संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का स्वरूप निर्धारित होने लगा। ऐसे में हिंदी ने कई संस्कृतियों का उत्थान पतन, संघर्ष और समन्वय देखा। वस्तुतः हिंदी के शब्द जो संस्कृत के है अतः मूल है, तत्सम जो संस्कृत प्रकृति से विकृत होकर हिंदी के हैं, तद्भव हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियों के शब्द को देशज तथा बाहरी अथवा विदेशी भाषिक शब्दावली के हिंदी में प्रयुक्त शब्द विदेशी कहलाते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के 3 प्रकार है: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो अथवा प्रत्यय रहित मूल शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वह है जो 2 शब्दों के मेल से बने हो तथा जिनका खंड सार्थक हो। इसके भी 2 रूप हो सकते हैं: जब 2 स्वतंत्र एवं सार्थक शब्द में निर्मित हो तथा उनका खंड करने पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाए, जैसे खाना पीना, आग बबूला आदि। वैसे यौगिक शब्द जिनके खंडन करने पर मूल प्रत्यय का स्वरूप स्पष्ट हो अथवा प्रत्यय के संयोग से निर्मित योग्य शब्द, जैसे झूला, रेती, कसौटी, बेलन आदि। योगरूढ़ वैसा शब्द होते हैं जो यौगिक अथवा सार्थक खंड तो होते हैं, किंतु अर्थ उत्पादन की दृष्टि से ये सामान्य अर्थ की जगह रूढ़ या परंपरागत अर्थ का घोषण करते हैं, जैसे पंकज, चक्रपाणी, लंबोदर आदि। संयुक्त शब्दों की परंपरा हिंदी में संस्कृत से ही चली आ रही है। मूल शब्द में करना, होना आदि लगाकर उसका वाक्य में प्रयोग शब्द निर्माण की सर्वाधिक उपयोगी प्रक्रिया है। समास पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन 2 या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वो समास कहलाता है। हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार समास मुख्य रूप से 4, किंतु तत्पुरुष समास के भेदों को मिलाकर समास के कई प्रभेद हो जाते हैं। समास शब्द निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। समास के भेद बहिर्केंद्रित और अंतःकेंद्रित। बहिर्केंद्रित में आता है अवयव, तत्पुरुष और बहुब्री। अंतःकेंद्रित में बहुब्री और द्वंद्व समास आते हैं। तो पहला देखते हैं क अवयवी भाव में पूर्व पद की प्रधानता हो। अवयवी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पर अव्यय हो जाए, जैसे प्रतिदिन, तो यथाशक्ति, बेका, भरसक आदि। तो अवयवी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और समासिक पद अव्यय हो जाता है। इस तरह से तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे गृहगत, आशीस्थित, पराधीन, राजदरबार आदि। इस प्रकार शब्द रचना के रूप में समास के इन बहिर्केंद्रित रूप में तत्पुरुष समास के परसर्ग का लोप होता है। वही अवयवी भाव में क्रिया विशेषण शब्द पदबंध की रचना होती है। बहुब्री समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। इसमें समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, जैसे पीताम्बर तथा पीला हो कपड़ा, जिसका अर्थात विष्णु। द्वंद्व समास में सभी प्रधान होते हैं और द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है, गाय बैल, भाई बहन, माँ बाप इत्यादि। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, जैसे त्रिलोक, द्विपद, चौराहा, कर्मधारय तत्पुरुष एक भेद है, जिसमें समस्त होने वाले पद समानाधिकरण होते हैं, जैसे लिंग, नील, गाय, परमेश्वर आदि। शब्द वर्ग देखते हैं। वाक्य निर्माण से शब्द रूपी संरचनात्मक लक्षण से पदबंधों का निर्माण करता है। इन पदबंधों की रचना में शब्द के साथ उपसर्ग की
कभी तो आवश्यकता होती है और कभी नहीं। इस प्रकार से शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जो व्यवहार में लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव स्वरूप इनके मूल रूपों में विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द है। इनको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हिंदी में से 4 कारकीय रूप होते हैं जिसमें विभक्तियां अलग से लगाकर अन्य रूप बनते हैं। लड़का, लड़के, घर, घरों, हाथी, हाथियों इत्यादि। डॉक्टर धीरेन्द्र वनबा ने अनुरूप सर्वनाम के 8 भेद मुख्य होते हैं। सर्वनाम के उदाहरण मैं, मुझे, मेरा, मुझे, तुम, तुझे, तेरा इत्यादि। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध कारक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। विस्मयादि बोधक में विस्मय, हर्ष, प्रेम के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे धत, तुमने सब गड़बड़ कर लिया, अरे वह भी आ गया आदि। पद के संकल्प शब्द ही जब वाक्य में प्रयोग होता है तथा परसर्गों के साथ मिलकर वाक्य संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। अर्थात पद भाषा की वह लघुतम सार्थक इकाई है जिसमें पदबंधों वाक्यांशों का निर्माण होता है और तब भाषा संप्रेषण का उद्देश्य पूरा होता है। यथा राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम का शब्द के रूप में अर्थ होगा किसी वाक्य का नाम, राम एक मिथकीय पात्र आदि। किंतु जब राम ने का संबंध रावण से होगा तो राम का केवल संदर्भ रामायण के पौराणिक पात्र श्री राम से होगा। तो इस तरह से हमने रूप शब्द और पद का हमने यहाँ पर वाक्य किया। बहुत ही सरल है, ये थोड़ा सा पढ़ना है। पक्ष, प्रीफिक्स, सफिक्स और विलोम शब्द, पर्याय शब्द, समास इसके बारे में है, समानार्थी शब्द इसके बारे में है। तो आप इसे बार बार पढ़िए, समझिए, जिससे आपको याद रह जाए, परीक्षा में आप इसे लिख सकते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से एक निवेदन है कि मैं नज़दीक आ गई हूँ 100 सब्सक्राइबर के पास। तो आप जिस तरह से 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए। 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हूँ मैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दिसंबर के महीने में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी मैं पूरी तैयारी आपके लिए करके ला रही हूँ कि जो कुछ साल के प्रश्न है उसके उत्तर लाऊंगी। हर एक जो विषय है उसका 2 प्रश्न, जो 2 प्रश्न पत्र उसे मैं जैसे भी प्रस्तुत करने की कोशिश करूं जिससे आपको परीक्षा के लिए बहुत ही सहज हो। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।